Hasti movement important for cultural rise of Maratha. Bhakti movement was important for cultural rise of Marathas. तो भक्ति मूवमेंट क्यों इम्पोर्टेंट था? तेजस आंसर दीजिए। तुम्हारे पे डाउट कि तुम सोचते हो खेलने के लिए समय मिला, यही दिक्कत है। नाउ भक्ति मूवमेंट प्रमोटेड सोशल यूनिटी। इसने क्या किया बोलो? उसने जो दलित थे और ब्राह्मण थे उन सबको एक, हाँ बोलिए, पेन ले लो। तो इसने क्या प्रमोट की? सोशल यूनिटी प्रमोट की। देखो चल रहा ऑन है ना? इट प्रमोट्स सोशल यूनिटी, ठीक है। जो दलित थे और ब्राह्मण थे सबको एक कर दिया, ये बिल्कुल जरूरी था, नहीं तो समाज पहले वर्गों में डिवाइडेड था। एंड इक्वलिटी अमंग पीपल ऑफ महाराष्ट्र, इक्वलिटी अमंग पीपल ऑफ महाराष्ट्र। अब इसके बाद बाई ट्रांसलेटिंग उपनिषद्स इनटू, सेंटेंस पूरा करो निशान, यस, इनटू मराठी लैंग्वेज। जो उस समय के संत थे, संत ज्ञानेश्वर या दूसरे थे, उन्होंने मराठी में इसको किया। दे democratized knowledge, creating a common culture. So they created. सर महाराष्ट्र लिखा है क्या? हाँ, ये फर्स्ट वर्ड, सेकंड महाराष्ट्र लिखा है। महाराष्ट्र, so, ठीक है। They created a common culture. उन्होंने कॉमन कल्चर किया, ठीक है। एंड रिलीजियस कॉन्शियसनेस, नाउ पीपुल प्राइड ओवर, कैन प्राइड ओवर देयर कल्चर, अपने कल्चर पर, एंशिएंट कल्चर पर प्राउड कर सकते थे, एंड नेशन। सो दे स्टार्टेड अपोजिंग मुगल्स, और साथ में ये डेक्कन सल्तनत। समझ आई बात कि नहीं? So people, Indian people started, ठीक है, having pride। किस पर प्राइड करने लगे? प्राइड ओवर देयर एंशिएंट कल्चर। अरे हमारा कल्चर तो इतना अच्छा है, संस्कृत में चीजें थी तो उन्हें पता ही नहीं था उनके पास क्या है। रिलीजियस कॉन्शियसनेस, चेतना जागृत करती, तो रिलीजियस कॉन्शियसनेस आ गई, प्राइड और, एंड दे फॉट फॉर देयर नेशन। इसलिए उन्होंने किस लड़ाई करी? फॉर देयर नेशन। अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट में? डेक्कन सल्तनत, जो कि बहमनी सल्तनत थी, डेक्कन सल्तनत एंड मुगल सल्तनत, मुगल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगला सवाल देखिए। नाउ how did Maratha manage to recover quickly after disastrous defeat at Third Battle of Panipat? So the Maratha has already diversified their power bases
बाय सेमी इंडिपेंडेंट मराठा कन्फेडरेट उन्होंने बना लिए थे। These powerful military family allowed the empire to regroup। तो ये जो थर्ड बैटल हुआ पानीपत का, वो किसके किसके बीच हुआ? सर ये सेकंड लाइन में मराठी के बच्चे लिखा हुआ है। कहाँ पर? सेकंड लाइन में मराठी के इंटू मराठी लैंग्वेज। ये ज्यादा लंबी लैंग्वेज हो गई, चलो छोटी करो। अब ये देखो क्वेश्चन पूछा गया है कि why do historians say that British took India from Marathas? British took India from Marathas. सर हिस्टोरियन बोले Historians, historians क्यों कहते हैं? Took India from Marathas more than Mughals. More than Mughals. क्योंकि उस समय किसका शासन था? मेनली मराठा का शासन था। तो लिखिए बाई 18th century, 18th century Mughal Empire has significantly declined। इनका एम्पायर सिकुड़ चुका था। At significantly declined, तो वो थोड़ा सा रह गया था। However, on other side, the Marathas expanded their territory across India। उन्होंने पूरा पैन इंडिया कर लिया था। उस समय की बात थी, होलकर, सिंधिया और गायकवाड़ थे, ये छोटी छोटी उन्होंने क्या बना ली थी? अलग अलग कन्फेडरेशन बना ली थी, उनको दे दी थी पावर। तो कहीं होलकर राज कर रहे थे, कहीं सिंधिया कर रहे थे, कहीं गायकवाड़ कर रहे थे। तो मुगल साम्राज्य सिकुड़ गया था क्योंकि औरंगजेब तो डेक्कन में रह गया था, सिर्फ औरंगाबाद में। और जबकि ऑन अदर साइड बोलो, सर ये फर्स्ट क्वेश्चन की फोर्थ लाइन का मतलब क्या है? first question is so people started having pride over their ancient culture। अपने कल्चर पर अब उन्हें गुमान होने लगा, यस अपने प्राचीन के हम बहुत पुराने हैं। क्योंकि मराठी में जब चीज़ आ गई, गीता, भगवत गीता, उपनिषद, तो हमें लगा इतनी महान महान चीज़ें हमारे पास है। और ये हमारा सब ऐसे ही अलाउद्दीन ने जला दिया था, जो बचा था उसको मराठी में कन्वर्ट कर दिया। सही है। ऑन अदर साइड क्या हुआ सोनल बताओ? अदर साइड जो मराठास एक्सपेंडेड, ठीक है, देयर टेरिटरी, उन्होंने अपनी टेरिटरी बढ़ा दी थी, ठीक है, अक्रॉस इंडिया। नाउ मराठा टेरिटरी को कौन संभाल रहा था? मराठा रूलर्स वर, दैट इज सिंधिया, गायकवाड़ और कौन था बताइए? होलकर्स। होलकर्स, सिंधिया। तुमको मालूम है माधव जी राजे सिंधिया, विजय राजे सिंधिया जो एमपी में रूलर थे, बड़ा ग्वालियर का फोर्ट है, राजा महाराजा को इन्हीं का ही सिंधिया गई तो है। और यहाँ की जो पुरानी मुख्यमंत्री विजय राजे सिंधिया, वो भी इसी पर है। राजघराने कैसा, इन्हीं सिंधिया के, मराठी है वो। एंड गायकवाड़, ठीक है। सो अब ब्रिटिश फॉर्ट, ब्रिटिश ने कितने एंग्लो मराठा वार लड़े? 3। ब्रिटिश फॉर्ट 3 एंग्लो मराठा वार। अब किसके किसके बीच में? दैट इज 25, 35 और 8, 43 साल तक लड़ाई हुई।
1775 से 1818 तक, out of which first two were won by Maratha. Out of which, इसमें से दो कौन जीता? First two were won by Maratha. However, in 1818, Maratha defeated, and now the complete India came in under control of British. However, in 1818 उन्होंने पूलिंग कर ली थी मैसूर के और इधर उधर के राजाओं से, इनको हरा दिया, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी से, ठीक है। ब्रिटिशर्स वन the war and complete India came under control of Britishers. इसलिए ये कहा जा सकता है कि उन्होंने युद्ध किससे लड़ा? मराठा से लड़ा। अगला सवाल देखिए। Now, why were the Peshwas more powerful than Chhatrapati at later stage? Why were पावर शिफ्ट हो गई थी। the Peshwas more powerful than Chhatrapati? In later stage, सही कह रहे हो। बाद में ऐसा क्यों हुआ कि छत्रपति से ज्यादा वो पावरफुल हो गए? सी पे 2 H आएंगे, CHH, छत्रपति। नाउ इसका आंसर है कि पावर शिफ्ट अकर्ड आफ्टर डेथ ऑफ छत्रपति शाहू जी। छत्रपति शाहू जी की जब डेथ हुई, जो कि संभाजी के पुत्र थे, छत्रपति शाहू जी, इसके कुछ रीजन हैं, ठीक है। पावर शिफ्ट अकर, सो इट शिफ्टेड इन हैंड्स ऑफ पेशवा, हैंड्स ऑफ पेशवा, जिसको कि प्रधानमंत्री कहते थे, प्रधानमंत्री, ड्यू टू वीक सक्सेसर्स, क्योंकि जो उनके उत्तराधिकारी थे, ड्यू टू वीक सक्सेसर्स, जब उत्तराधिकारी नहीं ठीक रहे होंगे, ठीक है। नाउ अब देखिए, ओके, 8 में कौन कर रहा है, कौन नहीं आया? 8 ये ऐसा ठीक है ना। अगला देखिए, ना। अब देखिए, ऑन अदर हैंड, इनकी जो सक्सेसर्स थे, नाउ पेशवाज आर मोर पावरफुल। पेशवा कैसे थे?
पेशवाज आर मोर पावरफुल विद नो लॉयलिटी, उनकी लेकिन लॉयलिटी किसके प्रति नहीं थी? नो लॉयलिटी टू छत्रपति, छत्रपति को वो जवाबदारी नहीं करते थे। ऐसे कुछ का नाम है बालाजी विश्वनाथ और पेशवा बाजीराव। किसका? ऐसे टाइम पे कर रहा है ये तो हो जाएगा, करने दो, ठीक है। नो लॉयलिटी टू, किसके प्रति लॉयल्टी नहीं थी? नो लॉयलिटी टू छत्रपति, छत्रपति के प्रति उनकी कोई लॉयल्टी नहीं थी। अब देखिए चलो इसको ज्वाइन करा दो। लिंक फॉर प्रियांश। दीज पेशवाज वर, ये पेशवा कौन थे? दीज पेशवाज वर बालाजी विश्वनाथ एंड पेशवा बाजीराव। इसको बदलने में मेरी मदद कर दो, मुझे नहीं आ रहा है। अच्छा कोई बात नहीं। These पेशवाज वर, समझाते जाना इन लोगों को। These पेशवाज वर बालाजी विश्वनाथ और कौन थे? एंड बाजीराव वन। सर बोर्ड नहीं दिख रहा है। अच्छा ये तेजस ही नहीं कर रहा है, ये नहीं है इससे इसको बदलना कहाँ से? बदलने का मतलब है कि इसको फ्लिप करो, ऑप्शन आया नहीं। ठीक है। बच्चे तो दिख रहे हैं। अगला सवाल। हाँ सर माइक ऑफ है आपका। चलो अब जो करता है लग रहा हो गया, चलिए इसको सीधा कर देते हैं। क्वेश्चन अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द पार्लियामेंट्री सिस्टम? व्हाट इज, अभी बताएंगे सब कुछ, इकोनॉमिक्स भी करा देंगे। व्हाट इज, इसमें इतना ही है, ठीक है। व्हाट इज पार्लियामेंट्री सिस्टम? Now, that is India follows a parliamentary system in democracy. India follows a parliamentary system. क्यों करती है? In democracy. हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, लोग सरकार चुनते हैं अपना रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम हैज 3 डिविजन्स। कौन कौन से होते हैं? ठीक है। वेयर द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। अब ये देखो, ये देखो, इट इज बाई कैमरल सिस्टम। कैसा सिस्टम है? बाई कैमरल सिस्टम। फिर से समझो, मेरा कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट के 3 पिलर्स हैं। कौन कौन से 3 पिलर्स हैं? जुडिशियरी, Executive एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। जो लेजिस्लेचर है वो बाई कैमरल है। ऐसा मतलब है द्विसदनीय, 2 सदन है, सदनीय। तो कौन कौन से इसमें सदन है लेजिस्लेचर में? लोकसभा एंड राज्यसभा। बिल्कुल सही है, राज्यसभा। इतनी बात समझ आ गई। एंड एग्जीक्यूटिव इज आंसरेबल टू लेजिस्लेचर। इसको जवाब देना पड़ेगा लेजिस्लेचर को, जबकि ये पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंतर्गत नहीं है। कितना है पार्लियामेंट्री सिस्टम? कितना है? सिर्फ एग्जीक्यूटिव। बोलो बात समझ में आई?
ये नहीं है पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये संसद नहीं है, लेकिन ये दोनों संसद में आएंगे। इसमें सचिव होंगे, सेक्रेटरी होंगे जो आईएएस होंगे, है ना। मतलब एग्जीक्यूटिव में कौन होगा? आईएएस, और कोई नहीं होगा। ऑफिसर्स, केवी के टीचर्स ये सब होंगे, ये इनके लिए आंसरेबल, ये है आंसरेबल। तो इतने सिस्टम को क्या कहा जाएगा? संसदीय ये तंत्र। दिस इज पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब जरा देखो, हु इज द हेड ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम? कौन है? चेक करो। चलिए, तो दैट इज, नोट करिए, इतना तुम्हें समझ आ गया। अब आगे देखो, दैट इज our parliamentary system is bicameral. It has two houses. कौन कौन से houses हैं? लोकसभा Upper house and lower house. देखो, now our legislature, जो इसमें legislature है, legislature makes law, और क्या करता है? मॉडिफाइज लॉ, एंड इसके बाद उसको क्या करता है? कैंसल्स अननेसेसरी लॉज, या उनको अबैंडन कर देता। अबैंडन, किसको अबैंडन करता है? अननेसेसरी लॉ। ये सब काम करता है, ठीक है। इट्स टू, इसके टू कैमरल्स कौन कौन से हैं? दो सदन, अपर हाउस, लोअर हाउस। आर अपर हाउस एंड लोअर हाउस। अब लिखो, अपर हाउस राज्यसभा, इट्स, इसकी जितनी भी मीटिंग्स होंगी, इट इज प्रिसाइडेड बाय, कौन करता है? वाइस प्रेसिडेंट। यस, इट इज वाइस प्रेसिडेंट्स। तो राज्य, इट इज कॉल्ड काउंसिल ऑफ स्टेट्स। क्या कहलाता है? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल नाम ही है, काउंसिल का मतलब सभा, और स्टेट्स, तभी तो हिंदी में राज्यसभा कहा गया। काउंसिल ऑफ स्टेट, यही तो नाम है, स्टेट्स की, राज्य की सभा। It is called Council of States. Its members are indirectly elected. Its members are Sir, it is a permanent house. indirectly elected. It is permanent house. Its term is 6 years. ठीक है, 1/3 members Every 2 years. change every after how many years? Sonal, 1/3 members कितने सालों में चेंज कर रहे? बहुत जानती है, और ऐसे ही से मामूली समझ ले, ना तेज है ये, क्योंकि 2-2 साल में बदलेंगे तो 6 साल हो जाएगी सबकी। अच्छा, 2 years, तो ये परमानेंट हाउस हो गया, सही है। So this, it is permanent, 1/3 of the tenure of each member. Tenure of each member कितना होता है? 6 years, जैसा कि सोनल ने कहा, ठीक है। 6 years हर एक का मेंबर होता है। It is presided by vice president. सर टेन्योर क्या? टेन्योर मतलब हाँ? टेन्योर मतलब टेन्योर का मतलब कार्यकाल, कितने समय तक आएंगे? 6 साल रहो, फिर पेंशन पाओ। So chairman, vice कैसा लिखा? president. हाँ, इट्स चेयरमैन इज, इसके चेयरमैन कौन है? वाइस प्रेसिडेंट। Chairperson. दोनों ही लिखा जाता है। चेयरपर्सन बाद में आएगा अगर वाइस प्रेसिडेंट चेयरपर्सन ना भी हो। लिखा जाएगा और चेयरमैन भी, मैंने पिछली बार देख के बताया था। चेयरमैन, इज वाइस प्रेसिडेंट, कौन होंगे? वाइस प्रेसिडेंट हो सकता वाइस है। प्रेसिडेंट। चलिए, ये सारी चीज आप इसके बारे में लिख देंगे चेयरमैन नाउ। वाइस प्रेसिडेंट। और
अब लिखो लोकसभा, लोअर हाउस, लोअर हाउस को कहते हैं लोकसभा सभा। ये इट इज हाउस ऑफ कॉमन्स, इसे क्या कहते हैं? इट इज हाउस ऑफ कॉमन्स एंड इलेक्टेड बाय, कैसे इलेक्टेड होते हैं सोनल, बोलो जरा। करेक्ट, जनरल इलेक्शन, सभी चीजें आज सोनल ठीक बता रही हैं। जनरल इलेक्शन से इसे कहते हैं आम चुनाव, क्या कहते हैं? डायरेक्टली इलेक्टेड, हाँ, तो डायरेक्टली इलेक्टेड भी कह सकते उसको ऐसे लिखेंगे, नाम है जनरल इलेक्शंस। जनरल इलेक्शंस, असेंबली इलेक्शंस एंड लोकल इलेक्शंस, 3 तरीके के इलेक्शंस भारत में। कौन कौन से? जनरल से संसद में पहुंचो, असेंबली इलेक्शन से अपने राज्य की राजधानी में पहुंचो, विधायक बनो, और लोकल इलेक्शन से पार्षद बन जाओ। हैं। यूएस में जनरल इलेक्शन होता है, तो अपर हाउस में कुछ नहीं होता, अपर हाउस में एमएलसी और ये सब चुनते हैं मिलके। हाँ, ये पूरा साल चुनते ही रहते हैं, अभी फिर 2-4 दिन में चुने जाएंगे, हम लोग को पता भी नहीं चलता। जो राज्यों के एमएलसी है ना, वो सब चुन चुन के 2-2, 4-4 आदमी बढ़ते जाते हैं। समझ में आई? उसका हमने अलग से कराया था जब क्लास में, तो उसके बड़े प्रोसीजर से बताया था, 12% इनसे लेते हैं तो इनसे लेते हैं, समझाया था 2 घंटे की क्लास में, वो उतना पूछा नहीं जाएगा, फिर कभी होगा फिर समझाएंगे। अच्छा, इट्स स्पीकर इज, इसका जो कौन होगा, जो चलाता है कार्रवाई, तो ये ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स द पीपल ऑफ इंडिया, इट रिप्रेजेंट्स। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, पीपल ऑफ इंडिया। इट इज, इट्स स्पीकर इज ओम बिरला है स्पीकर। ओम बिरला, ओम प्रकाश बिरला नाम है वैसे। और ये नेम उनका कौन है? सीपी राधाकृष्णन। राधा कृष्णन, जो कि राज्यपाल थे पहले वेस्ट बंगाल के। सर, इसके स्पीकर को कैसे इलेक्ट करा जाता है, फिर कैसे लिया जाता है? जो भी मेजॉरिटी है कह देगा कि हम इनको स्पीकर बनाएंगे, और चूंकि उसी की मेजॉरिटी है तो वोटिंग होगी। आज हो रही ओम बिरला को हटाने की वोटिंग, लेकिन हटा नहीं पाएंगे क्योंकि 294 बीजेपी के लोग हैं, जेडीयू के लोग हैं, और 238 विपक्ष के हैं। ओम बिरला खुद ही वोट कर रहे हैं कि हमें ना हटाया जाए, लेकिन जीतने वाले मेजॉरिटी ज़्यादा तो नहीं हट पाएंगे। शाम को सुन लेंगे। अब देखो, ये लॉ मेकिंग स्टेट्स है, फंक्शंस इसके क्या होते हैं, ये अलग से क्वेश्चन आएगा। 5 फंक्शंस है, लिखो। फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट, कौन कौन से फंक्शंस करती है? पहला लॉ मेकिंग, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, और दूसरा क्या है, बुक में लिया है, 5 ही लिखे हैं। सो इट इज इनेक्टिंग न्यू लॉज, इनेक्टिंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यू लॉज एंड मॉडिफाइंग ओल्ड लॉज, ये काम इनका है। मॉडिफाइंग ओल्ड लॉज, तो ये बदल भी सकती है ओल्ड लॉज। पहला काम है कि नियमों को बनाना, रूल बनाना, ठीक है। दूसरी चीज, कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, जितने भी एग्जीक्यूटिव हैं, ठीक है, इट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव थ्रू क्वेश्चन आवर। एग्जीक्यूटिव, देखो एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आएंगे? आईएएस अफसर्स आएंगे, ऑन पोस्ट एंड ऑल मिनिस्ट्री, वो सब एग्जीक्यूटिव। कौन लोग हैं एग्जीक्यूटिव? मिनिस्टर्स एंड आईएएस। यस, इट इंक्लूड्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अच्छा, और इनको क्वेश्चन कौन कर सकता है? दीज कैन बी क्वेश्चन इन 0 आवर्स एंड क्वेश्चन आवर और ड्यूरिंग एनी सेशन ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। इन पे क्वेश्चन किया जा सकता है कि नहीं? भाई आपकी विदेश नीति क्या है? रोज झगड़े होते हैं वहाँ पे, वो इन्हीं के लिए तो होते हैं। बताओ कि क्यों तुमने ईरान का समर्थन नहीं किया, इजराइल का क्यों समर्थन किया, यही सब बातें होती हैं।
तो दीज कैन बी क्वेश्चन, इनकी क्वेश्चनिंग कब हो सकती है? 0 आवर जीरो आवर, क्वेश्चन आवर और एनी सेशन ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा। तो क्वेश्चन कंट्रोल हो जाएगा कि नहीं पर? दीज कैन बी क्वेश्चन ड्यूरिंग, आप कोई भी प्रश्न उठा सकते हैं, 0 आवर, क्वेश्चन आवर, बिल्कुल सही है, एंड पार्लियामेंट्री सेशन। ये दूसरी चीज है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पार्लियामेंट्री सेशन। अब देखो तो 0 और क्या होता है? शून्य काल, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि खाने पीने चले जाते हैं, वह 1 बजे से 2 बजे, वो 0 आवर है, फिर भी तुम आके कोई ना कोई बैठा रहेगा। 1 घंटा ऐसा होता है जो बिल्कुल खाली रहता है, उस समय तुम रखो, जो लोग बैठे हैं अपना बात करो। पार्लियामेंट में क्वेश्चन में फिर ओपी बिरला या इनके पास क्वेश्चन भेजो, जो वो अप्रूव करेंगे तो क्वेश्चन आवर होगा। प्रश्नकाल भी एक होता है, फर्स्ट आवर ना सेशन, फर्स्ट आवर ही होता होगा, क्वेश्चन आवर ऐसा होता होगा। अब अगला देखिए, तीसरा काम क्या है? दैट इज फाइनेंशियल कंट्रोल। किसमें कितना पैसा लगाना है वो कौन बताएगा? ठीक है, फाइनेंशियल कि 20,000 स्कूल में लगाना, ये लोकसभा तय करेगी और उसी हिसाब से बजट तय होता है। तो दैट इज द बजट एंड द स्पेंडिंग ऑन डेवलपमेंट। बिल्कुल सही, बजट एंड एनुअल सेशन, बजट एंड एक्सपेंडिचर ऑन डेवलपमेंट एंड पब्लिक वेलफेयर कौन तय करेगा? डेवलपमेंट एंड पब्लिक वेलफेयर, वेलफेयर इज, ठीक है, ये क्या होगा बोलो? प्रोजेक्टेड थ्रू बिल एंड अप्रूव्ड इन लोकसभा। प्रोजेक्ट किया जाता है किसके माध्यम से? बिल, पीएम बिल प्रस्तुत कर रहे हैं, जैसे तुम अपना बिल दो और वो बाद में उसका क्या हो जाए कि अप्रूव हो जाए। It includes क्या? एंड अप्रूव, अभी बता रहे, अप्रूव्स इन लोकसभा, हाँ सभा। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग बोल देते हैं कि हमको सरकार पर भरोसा नहीं, उसको नो कॉन्फिडेंस मोशन कहते हैं, ये विपक्ष लाता है और फिर वोटिंग कराई जाती है। जैसे तुम सब लोग मेजॉरिटी में हो, ये मिनॉरिटी में, और मैं इनमें से इतने लोगों को मिला दूँ, पैसा दे दे कि लो तुझे 100 रुपये रखो मिठाई खाने, और फिर इन्हीं में से एक मेंबर कहे हम नहीं चाहते कि इनकी सरकार हो, भले ही वुमेंस डे हो, हम नहीं चाहते वुमेंस की सरकार हो। तो फिर पूछा जाएगा, जबकि ये मेजॉरिटी में खैर इनकी सरकार होगी, आपकी क्यों होगी? इन्हीं की होगी। तो ये लोग कहेंगे हाँ हम भी नहीं चाहते हैं अथरथ हमारा राजा बने, तो हमने इनको मिठाई खिलाई है, हटाओ हटाओ अथरथ को हटाओ, तो हटा नो कॉन्फिडेंस। अगर मान लो इस समय सरकार के पास 294 है, तो अगर विपक्ष नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएगा तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी, कहेगा मोदी हटाओ, मोदी अल्पमत में आ गए, उनके पास लेस अभी वो क्या है पावर, लेकिन क्या उनके लेस मिनिस्टर्स हैं? नहीं ना। तो ऐसी स्थिति में सरकार वीटो पावर भी कहती है, श्वेत पत्र जारी करती है, शिवांग तुम कितने भी बीमार हो, आज वोटिंग है नो कॉन्फिडेंस में, तुम चारपाई पे लेट के आ जाओ, तुम्हारी वोटिंग करके भी चलेगा। ऐसे मनमोहन सिंह आए थे व्हील चेयर पे वोटिंग के लिए, जबकि 90 ईयर्स के हो गए थे तब भी आए, कितना महत्व था। तो ऐसी स्थिति में सरकार को बचाने के लिए एक एक मेंबर चाहे वो कैसा भी हो, वो घिसट घिसट के आएगा, लेकिन आएगा वोटिंग में। जिसके भी गवर्नमेंट है अगर वो, हाँ जिसके भी गवर्नमेंट है अगर वो ना हार जाती है तो फिर उसकी पूरी काउंसिल तुरंत फिर वो भंग हो जाएगी। फिर ये जो हमारे मुर्मू हैं वो कहेंगी कि द्रौपदी मुर्मू कि अब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन में आपने हरा दिया, अब आप सरकार बनाओ आके। वही तो है हेड ऑफ द पूरी इंडिया का वीवीआईपी नंबर 1 पर्सन, और वो हेड ऑफ गवर्नमेंट, सही है। तो इसकी तुम्हें नो कॉन्फिडेंस मोशन समझ में आ गया। 5 चीजें, तीसरी बता दी फाइनेंशियल कंट्रोल, चौथी समझो। चौथी कौन सी है?
Executive accountability. Correct. Now that is debate and discussion. चौथी चीज क्या होती है बताइए, कि वहां पर बात उठाई जाती है और सरकार को जवाब देना होता है कि 10 आदमी ईरान में मर गए, क्यों मर गए, तुमने क्या किया, ये चीज हो जाएगी। तो वो फिर सरकार जवाब देगी कि तुम्हारे समय में तो 100 मरे, हमारे तो 10 ही मरे। ये जवाब होता है। सही, कुछ ज़्यादा ही अच्छा जवाब। क्योंकि मरे सरकार ना एक दूसरे को फिर कोसती है और कुछ नहीं करता है। अब जरा देखो चौथी चीज क्या होती है, इससे इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है और लाइव आता है टीवी पे। तो चौथा प्रोसेस क्या होता है बोलो, अभी आज ही चल रहा है उनका डिबेट एंड डिस्कशन। तो वो पूछ रहे हैं कि तुम्हारा स्टैंड क्या है, सरकार से पूछे तुम इजराइल के साथ हो कि ईरान के साथ। बोले इस पर डिस्कशन नहीं हो सकता, क्योंकि हम अपनी पॉलिसी खोल देंगे। अगर मैं ईरान के साथ कहूँगा तो इजराइल भारतीय नागरिकों को मार देगा, और इनके साथ कहूँगा हमारे 1 करोड़ लोग बाहर रह रहे हैं, हम क्यों खतरा लें। हम कह देते हैं हम सबके साथ, हमारा कोई नहीं मरता। समझ आई बात कि नहीं। एक के साथ हो गए तो दूसरा मार देगा, लोगों को भगा देगा अपने यहाँ से, तो हम कहाँ संभाल पाएंगे। सो इट सर्व्स एज फोरम। सबसे हाईएस्ट फोरम कौन सा है जहां पर चीजें डिस्कस की जा सकती हैं, फॉर डिस्कशन ऑफ इश्यूज ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। सर सर्विस एयर्स की बात करते हैं, बोलो कौन सा। ये ऊपर इट सर्व्स एज फोरम। ये एक मंच है, मंच पे लोग बैठते हैं कि नहीं, तो वो भी एक बहुत बड़ा मंच है। उसमें लोग डिस्कस करते हैं भारत के साथ क्या होना चाहिए, तुमने गलत किया, तुमने पीओके क्यों नहीं जीता ऑपरेशन सिंधु, तुम्हारा डिस्कस होगा। चाहे पांचवी चीज देखो, दैट इज इलेक्टोरल फंक्शन। इनका और भी क्या मकसद है बोलो, इलेक्टोरल फंक्शन। इट इलेक्ट्स प्रेसिडेंट। सर इंटरेस्ट है ना, हाँ ठीक है। इट सर्व्स एज फोरम फॉर डिस्कशन ऑफ इश्यूज ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। और ये क्या है, इट इलेक्ट्स प्रेसिडेंट। संसद ही तो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करती है, एंड वाइस प्रेसिडेंट इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगला सवाल देखिए। डिबेट और डिस्कशन कोई नया पॉइंट है, यही लिख देना, मुख्य तुम्हारा गलत कुछ नहीं होगा। सर बुक में है जैसे। हाँ ऐसे लिख देना, 5 चीजें। डिबेट एंड डिस्कशन होता है वहाँ पे, ठीक है। तो लोगों को पता चलता है सरकार क्या कर रही है और विपक्ष क्या कर रही है, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज बस उसको दिखाया गया। अलग अलग तुम्हारे में लिखा है वो जरा कठिन लैंग्वेज है, उसको सिंप्लीफाई करके इन्हीं के टीचर ने, कौन श्याम सर है, कौन सर है, सैनी सर ने लिखवाया है, वही मैं लिखा, ठीक है। वो तो वो टीचर कर रहे तो वो ऑथराइज है, ओके। सर तो सब टीचर एक ही है। अब अगला देखो सर, हाँ, जो विपक्ष का टीम होता है जिसके मतलब कि सबसे ज़्यादा मतलब वो कौन बनता है, क्या जो विपक्ष होता है वो बनता कौन है। विपक्ष जो हार गए सब विपक्ष हैं, सारे के सारे सब विपक्ष हैं। वो लोग मिल करके अपना एक लीडर चुन लेंगे जो सबसे बड़ी पार्टी है हारी हुई में से, वो कहलाएगा, क्या कहलाएगा बोलो, दैट इज एलओपी, लीडर ऑफ अपोजिशन। अभी राहुल गांधी है और राज्यसभा में खड़गे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, वो भी कांग्रेस में, बूढ़े आदमी हैं, सहारा पकड़ के चलते हैं, सही है। ये देखो तुमसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज ये व्हाट इंक्लूड्स एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत कौन सी 3 चीजें आती हैं, बुक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जीक्यूटिव समझ में आ गया, कार्यपालिका हमने मिटा दिया, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका। तो एग्जीक्यूटिव में क्या आते हैं, व्हाट कम्स अंडर, क्वेश्चन है व्हाट कम्स अंडर यूनियन एग्जीक्यूटिव, अंडर यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो लिखो इसका आंसर, नोट करते जाइए। दैट इज प्रेसिडेंट खुद आएगा,
प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्रेसिडेंट तो और दूसरा कौन सा आएगा? ठीक है। ऑल डिसीजंस, जो भी डिसीजंस होंगे वो किसके नेम पे लिए जाएंगे? आर टेकन ऑन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेजेंटली द्रौपदी मुर्मू सीपी राधाकृष्णन तो वो है इस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और वो फर्स्ट पर्सन होंगी। फर्स्ट वीवीआई पर्सन ये है, सेकंड होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, थर्ड नंबर पे प्राइम मिनिस्टर। और दूसरा कौन है बोलो? दैट इज प्राइम मिनिस्टर। समझ में आया? 3 नाम लिखने पड़ेंगे यूनियन एग्जीक्यूटिव अगर आएगा तो। प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं? ही इज रियल हेड ऑफ गवर्नमेंट, द रियल हेड ऑफ गवर्नमेंट, ही और शी रियल हेड ऑफ गवर्नमेंट। इनका काम क्या है? दैट ही इज ऑल्सो द लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी हु विंस द इलेक्शन। ये कौन होते हैं? He is the leader of majority party. Which wins election. अब तीसरा कौन सा होगा बोलो? That is Council of Minister, मंत्रिमंडल। Council of मिनिस्टर, मंत्रिमंडल, इसको मंडल कहेंगे, मंत्रियों का समूह, मंत्रियों की सभा। प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट्स इट्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कौन चुनेगा? मोदी जी से चाहे जो बना दे। प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। किसको इलेक्ट करेंगे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को करेंगे। हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस जो डिपार्टमेंट्स, हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस मिनिस्ट्रीज। जैसे डिफेंस मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर। हाँ ठीक है, अनुराग ठाकुर। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी धर्मेंद्र प्रधान, एजुकेशन मिनिस्टर। डिफेंस मिनिस्टर हाँ राजनाथ सिंह, टेक्नोलॉजी मिनिस्टर। हाँ बोलो बोलो, बोल दोगे तुम, मैं कर समझा दूंगा। होम मिनिस्टर बोल दो। अब तुम ये तो लिख लोगे ना कि ये एग्जीक्यूटिव के अंदर क्या आता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। अगला सवाल देखा? चौथी चीज वाइस प्रेसिडेंट। 3 पॉइंट है जिसमें थर्ड वाला है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, वो सही है। तो वाइस प्रेसिडेंट क्या लिखोगे? प्रेजेंटली कौन है? राधा कृष्ण। सही बात बताई, जो पूरी चीज है वो लिखनी चाहिए। सही है। अगला देखो, इनका पूरा नाम क्या है? वो देखना पड़ेगा। इतना
पूछना है तो शिवांग से पूछो। अरे सर नाउ अगला देखिए। नाउ 545 मेंबर्स किसमें हैं? दैट इज लोकसभा में। और 250 मेंबर्स किसमें होंगे? 243 राज्यसभा। अब जरा देखो, now which body elects the president and vice president? MCQ थोड़े बताओ। which body elects the president and vice president? The parliament। कौन करता है? what is the bill in parliament? what is the bill in parliament? चार बता रहा हूँ। a law that has been passed, a financial document, a proposed law। प्रपोज्ड लॉ, कुछ भी जो लॉ प्रपोज किया जाएगा, चाहे वो फाइनेंशियल हो या नॉन फाइनेंशियल, उसे बिल कहें। जैसे हम कहते हैं कि जो कश्मीर से धारा हटाई गई थी, कौन सी हटाई गई थी? 370। तो वो आर्टिकल, वो भी एक बिल था, पास हो गया तो लॉ बन गया, बिल ही लॉ बन गया। सही है। चलो अब देखो, who must resign if a no confidence motion is passed against council of ministers? The council of ministers. सबको, the council of the entire council of minister headed by prime minister। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो किसे सत्ता छोड़नी पड़ेगी? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अलॉन्ग विद प्राइम मिनिस्टर। उसका वो हेड है, उसी ने तो बनाया सब, है ना? उसी को तो हटाने के लिए सारी चीज हो रही है। ठीक है। नाउ अब आगे देखो, सर who has the power to summon the sessions of parliament? President. कौन होता है जो पार्लियामेंट के सेशंस को बुलाता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट। हटा नहीं इधर बता। Who has the power? कौन बुला सकता है कि संसद बैठेगी? सर हाँ जो बिल होता है वो किसी लॉ को हटा भी सकते हैं। हाँ, हटा सकता है, इनइफेक्टिव भी बना सकता है, और किसी को प्रोमुलगेट, इनेक्ट भी कर सकता है। How many members are nominated by? That is president in Rajya Sabha. Correct. Which term refers to the power of judiciary to declare a law passed by parliament as unconstitutional? तो कौन क्या टर्म दी जाती है? क्वेश्चन है, what term is given to a law passed by parliament? बहुत अच्छा, as unconstitutional। अनकॉन्स्टिट्यूशनल कब कहा जाता है? लॉ पास हो गया लेकिन फिर भी कौन उसे कहेगा कि ये गैर संवैधानिक है? करेक्ट, जुडिशियल रिव्यू, जैसा कि सोनल ने बताया, यही बता पा रही हैं, जुडिशियल रिव्यू, यानी जज लोग देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जज कहेगा अरे ये कैसा लॉ तुमने पास कर दिया। ठीक है। What is the maximum duration for which Rajya Sabha can delay a ordinary bill passed by Lok Sabha? ये बहुत अच्छा बता रही हैं। That is 6 months is maximum duration। मान लीजिए कि कोई चीज लोकसभा में पास हो गई, दोनों में पास होगी तब जाके कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, लेकिन अब राज्यसभा चाहे तो उसे रोक सकती है। तो बोलो 45 दिन के लिए रोक सकती है, 1 महीने के लिए, कि 6 महीने के लिए, कि 1 साल के लिए, कि अनंत साल तक के लिए? 6 महीने के लिए। मैक्सिमम ड्यूरेशन अप टू विच राज्यसभा लेकिन राज्यसभा 6 महीने ज्यादा उसे होल्ड नहीं कर सकती। कैन होल्ड अ बिल। सेंटेंस पूरा करो सोनल। हाँ आप करिए रिद्धिमा। शिवांग। which was an effect. बहुत अच्छा।
विच इज पास्ड बाई लोकसभा। देखो कितना ये जानता है, वहां के हो कि वहां तुम्हारे रिलेटिव हैं, कोई तुम्हारा पहचान है क्या। लोकसभा में पास हो गया और राज्यसभा का कि अभी रुको, अभी हमारे अपने काम 6 महीने तक हो जानना है। सर किसी ने क्या बोलते हैं लोकसभा के अंदर बिल दिया है तो वो कितने टाइम तक लोकसभा में ही रुक सकता है, अगर उसे वो अगर नहीं देना करना चाहते उसका कुछ तो। अभी वो बताएंगे, जो क्वेश्चन इसमें वही कराना है। व्हाट आर द 3 कॉर्नर्स ऑफ न्यू पार्लियामेंट्री बिल्डिंग मींस। बहुत अच्छा, ये बताने सबसे पहले। व्हाट आर द 3 कॉर्नर्स। सर बैलेंस, इंक्लूसिविटी और पर्पस। अरे वाह, तुम इतना जानती हो। कॉर्नर्स ऑफ 3 कॉर्नर्स ऑफ न्यू पार्लियामेंट्री बिल्डिंग मीन्स, जैसा कि श्रेया ने बताया और ये काफी सही था, बैलेंस, ठीक है, इंक्लूसिविटी एंड पर्पस। इसका मतलब है कि सबका साथ सबका विकास, इंक्लूसिव, सबको जोड़ लो, कोई छूटने ना पाए। एंड और तीसरा क्या बताया, देख के बताओ। बैलेंस, इंक्लूसिविटी और पर्पस। पर्पस, हाँ, पर्पस ही लिखा है, पर्पस का क्या मतलब है कि कुछ ना कुछ उसका लक्ष्य है। Who is the presiding officer of Lok Sabha? बोलो। Now, what is the minimum number of times the parliament must meet in a year? That is 2. होगा 2 बार कम से कम किसी भी पार्लियामेंट की मीटिंग साल में होनी चाहिए। सर 6 महीने में होती है। सेशंस तो होते हैं ना। होते हैं लेकिन मिनिमम इतना होना चाहिए, सर 6 महीने होते हैं। ठीक है। 3 होते हैं, शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन, वर्षाकालीन या बजटकालीन, ऐसा होता है। तो व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स ठीक है, द पार्लियामेंट मस्ट मीट, पार्लियामेंट मस्ट मीट इन ईयर, दैट इज ट्वाइस। 2 बार तो मिलनी ही चाहिए। What happens if there is a disagreement between Lok Sabha and Rajya Sabha over an ordinary bill? तो वो क्या होगा बोलो। अगर कोई भी इधर लोकसभा और राज्यसभा रिजेक्ट्स कर देती किसी बिल को तो क्या होगा, ये बता दिए सोनल। यस, ये ट्वाइस इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट हैपेंस, ठीक है, इफ देयर इज डिसएग्रीमेंट। अरे उसने बता दिया, देयर द जॉइंट सेशन ऑफ बोथ हाउसेस में बी कॉल्ड। पूरा आंसर उसने दिया है, तुम आगे बैठे सुन नहीं पा रहे। डिसएग्रीमेंट बिटवीन द लोकसभा, फेमस हो गई, लोकसभा एंड राज्यसभा। एक कह रहा नहीं ये बिल मत लाओ, एक कह रहा लाओ, तो मिला के बैठाला जाएगा, फिर वोटिंग होगी। अगर उसमें हाफ से ज्यादा मिल गया संख्या आपके पास, एंड राज्यसभा, बहुत सारी प्रैक्टिस हैं। ए जॉइंट सेशन, प्रेसिडेंट कैन समन, लेकिन ये सिर्फ प्रेसिडेंट ही कर सकता है। प्रेसिडेंट तो बीजेपी का ही है। President can summon a joint session. लेकिन बीजेपी को वो हटा भी सकता है, भंग भी कर सकता है, उसको पावर दे दी गई, चाहे तो भंग भी कर दे, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के सम्मान जॉइंट सेशन ऑफ बोथ हाउसेस। इस समय कोई तगड़ा विपक्ष नहीं है, सब लोग जॉर्ज सोरोस को पैसा देके खाए हुए हैं
तो ये देश को बेच डालेंगे महीने भर में। बेचने वाले बहुत लोग हैं। जयचंद में उन्होंने वो पैसे लेके बैठे हैं, कर नहीं पा रहे, बस उनको सुपारी दी जा चुकी भारत को बेचने, लेकिन आए तो सत्ता में। उन्होंने बोला यहाँ के एक व्यक्ति को बेच दो, लेकिन मौका तो दो इन्हें, सब्जुगेट करके दिखा देंगे वो लोग। अब जरा देखो, नाउ the Council of Ministers functions on the principle of collective responsibility to whom they are ultimately responsible. Council of Ministers collective responsibility पर काम करते हैं, किसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है? जो ये सारे मंत्री बताए ना तुमको, प्राइम मिनिस्टर। यस, these are responsible to Lok Sabha. So Council of Ministers, बहुत अच्छा इन्होंने बताया। Ministers are responsible, किसके रिस्पॉन्सिबल है? टू लोक सभा। For their duties, which constitutional position is also known as ex officio chairman of the Rajya Sabha? Nishant, which constitutional position is also known as the ex officio of the Rajya Sabha? बहुत अच्छा। नाउ दैट इज, इसी ने ही तो भेजा ही, इसे क्यों नहीं पता? ग्रुप में इसी ने भेजा, इसीलिए सभी जानता, ऐसे ही जानता। लेकिन जो भेजता है वो तो पढ़ता है ना। विच कॉन्स्टिट्यूशनल, देखो विच कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, कौन सा ऐसा संवैधानिक पद है जो पोजीशन is also known as ex officio of ex officio कहा जाता है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ऑफ राज्यसभा, वाइस प्रेसिडेंट, मतलब उसके पद का पूरा नाम है एक्स ऑफिशियो। ये ग्रीक वर्ड होगा कोई, एक्स ऑफिशियो, अल्टीमेटली तो चेयरमैन ही है। नाउ अब जरा देखिए, हु हैज द पावर टू समन द सेशन ऑफ पार्लियामेंट? हु हैज द पावर टू समन द सेशन ऑफ पार्लियामेंट? प्रेसिडेंट। How many members are nominated by president? 12। In the field of art, science and literature? 12. Which term refers to the power of judiciary to declare a law passed by parliament as unconstitutional? बहुत अच्छा, जुडिशियल रिव्यू। सब जानते हैं, इसने भेजा हुआ तो यहाँ से पढ़ लिया होगा कि यहाँ लिखा है जुडिशियल रिव्यू। ये यहीं से पढ़ा, इसने तभी तो बता दिया कि कोई भी चीज पास हो जाए लेकिन असंवैधानिक, बोले दोनों सदन बोल दें कि आज से सभी मुसलमानों को ही नौकरी मिलेगी और सबको नहीं मिलेगी इन दूसरे धर्मों को, तो ये वो बोलेगी जुडिशियरी, ये सब क्या है? ये बेकार है, लागू नहीं होगा, ऐसे बोल, ठीक है? तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता देगी। आगे ना अगले सवाल देखते हैं। नाउ a money bill can only be introduced by, करेक्ट, लोकसभा। लिख लो, जो ये बताते जरा ध्यान से सुनो, फिर बाद में बताता नहीं है। मनी बिल कौन इंट्रोड्यूस कर सकता है? मनी बिल, फाइनेंशियल बिल can be introduced and passed by, 20,000 करोड़ का पुल बनवाना है तो राज्यसभा में पास कराओगे कि लोकसभा में? हाउस ऑफ कॉमन्स। can be introduced in लोकसभा। अगला देखिए, what is the maximum minimum age required to become a member of Lok Sabha? 25।
ठीक है, और मिनिमम एज फॉर राज्यसभा, बोलो, बहुत अच्छा। मिनिमम एज फॉर लोकसभा, मिनिमम एज फॉर राज्यसभा, मिनिमम एज फॉर प्रेसिडेंट, हर चीज तुम ही बता रहे हो, ठीक है। 25 ईयर्स, 30 ईयर्स, 35 ईयर्स। चलो, नाउ व्हाट इज द बिल इन ए पार्लियामेंट? व्हाट इज अ बिल? बिल किसे कहते हैं? डिफाइन करने को बोलना है। इन पार्लियामेंट, आंसर लिखो, बिल किसे कहते हैं? दैट इज अ बिल इज एन आइडिया फॉर ए लॉ। अ प्रपोज्ड लॉ इज कॉल्ड बिल। इफ इट इज अप्रूव्ड इन बोथ द सेशंस देन इट बिकम्स लॉ या पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये संविधान का हिस्सा बन जाएगा। एक्ट, देखो एक्ट भी तो कोई भी है, उसमें ऐसा होता है कि वो अगर उसके खिलाफ काम करोगे तो तुमको उसमें दंड दिया जाएगा, वो क्रिमिनल एक्ट हो जाएगा। और जैसे कहते हैं कि नहीं, इस एक्ट के, इस धारा के तहत तुमको सजाए मौत दी जाती है, या ये एक्ट, एक्ट का मतलब धारा। और बिल, जैसे बिल है ये लॉ बन गया, ये ऐसा हो गया, ठीक है ना। एक्ट उसका अगर होगा तो बता देंगे क्वेश्चन, लेकिन मेरे हिसाब से तो बिल क्या है? अ प्रपोज्ड लॉ, अ प्रपोज्ड लॉ। इस कॉल्ड, इसे क्या कहेंगे? बोलो, बिल। बिल। इफ इट इज पास्ड सोनल, इट इज पास्ड, सबको बताओ, सिर्फ श्रेया को मत बताओ। इफ इट इज पास्ड देन इट इज कॉल्ड सोनल। तब इसे क्या कहोगी? यदि ये पास हो जाता है इन बोथ कैमरल्स, बोथ हाउसेस, तब इसे क्या कहोगी? देन इट बिकम्स, तुम्हें पूरा मालूम है लॉ, इतना कैसे जानती हो? अगला देखो, ठीक है। और लॉ कोई एक्ट भी कहते हैं, दोनों एक ही चीज लिखी गई है, उसी के आगे ब्रैकेट में एक्ट लिखा है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, which principle governs the relationship between executive and legislature? चित्रांश बताना नहीं है, बताने दो। which principle governs, ठीक है, the relation between executive and legislative? अब बता दो। करेक्ट। कैसे? वो बोलना है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वो कंट्रोल करती है, वो कोऑर्डिनेट करता है। सिंपल सी चीज है, पहले भी हो चुका है। वो कितने ध्यान से पढ़ रहा है, तुम ये नहीं देख रही? वो क्योंकि हम लोगों ने जो 5 पॉइंट लिखा है, जो वहां पे हमने एग्जीक्यूटिव का दिखा, वो सब नोट करता जाना, और दिमाग का तेज है। तो विच प्रिंसिपल गवर्न्स, ठीक है, इमरजेंसी में उससे पूछेंगे, दैट इज विच प्रिंसिपल गवर्न्स। वो सोच रहा था स्कूल के प्रिंसिपल की बात हो रही है। प्रिंसिपल गवर्न्स द रिलेशनशिप बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। सब 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। एंड लेजिस्लेचर इन पार्लियामेंट्री सिस्टम, क्योंकि इन्हीं दोनों से मिलकर कौन सा सिस्टम बना है? पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो लिखो, इनके बीच है कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। लिखो, कोऑर्डिनेशन, इनके बीच में सहयोग है, एंड कोऑपरेशन। ये इसका आंसर है, ठीक है। ना कहीं कहीं पे हमारे यहाँ कौन सा सिस्टम है?
पार्लियामेंट्री सिस्टम है, लेकिन ट्रम्प्स के अंडर में कौन सा अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो वहाँ पर जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वहाँ पर लेजिस्लेटर होल्ड्स द कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर, उसकी अलग पावर है, इसकी अलग पावर है, 3 पावर है। दीज आर 3 पिलर्स, कोई किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। हमारा डेमोक्रेटिक है या पार्लियामेंट्री सिस्टम है और उनके यहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम है यूएस में, सही है। ट्रम्प जो मर्जी सो करते हैं। नाउ अब देखिए, नेम 3 कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। 3 कंपोनेंट बताओ। हेमंत आपको बताना है। नेम 3 कंपोनेंट्स। एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट, लोकसभा राष्ट्रपति। वही वो भी बताने जा रहा है। सर वो तो वही कह रहा था। देखो ऐसे किसी को मत बोलो, चैनल पे है वो। 3 कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंतर्गत बताएगा, वो जुडिशरी क्यों बताएगा, उस चीज को उसे मालूम है। 3 कंपोनेंट्स ऑफ पार्लियामेंट क्या है? दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा, राज्यसभा। कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सेकंड क्या है? लोकसभा। और तीसरा कौन सा है? राज्यसभा। पूरा इसको पढ़ लेना घर में, मैं बहुत छोड़ के करा रहा हूँ बीच से, फिर भी आप घर में जाके ये पूरा ही पढ़ना। चलो अब देखो, स्टेट 2 डिफरेंस बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा। तेजस बताइए, लोकसभा और राज्यसभा में अंतर स्थापित करिए। चलो, स्टेट स्टेट्स एंड काउंसिल 2 differences between कॉमन्स लोकसभा एंड and राज्यसभा। सेल ऑफ स्टेट्स। चलो, लोकसभा लिखो और राज्यसभा। Its members are, it is lower house, it is a lower house of parliament या legislature. अपर हाउस। It is upper house of legislature. नहीं मिलेंगे, एक एक्स्ट्रा लिख देना। So it can be dissolved by लोकसभा का dissolved by the president. Its tenure is, इसका tenure कितना है? Is 5 years, but can be dissolved by president if no confidence motion is passed. अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाए, बस प्रेसिडेंट ही लिखो। ऐसा जरूरी नहीं है कि नो कॉन्फिडेंस हो तो डिसॉल्व, फिर दूसरी पार्टी हो सकता है वो बना ले। ऐसे नहीं, भंग होगा तो इफ इट इज डिसॉल्व देन फिर जनरल इलेक्शंस आर हेल्ड। इट नेवर गेट डिसॉल्व, इट इज परमानेंट हाउस, इट इज परमानेंट हाउस। Its 1/3 members, हाँ सोनल, its 1/3 members are, ठीक है, replaced every 2 years. हाँ, replaced every 2 years. It can pass financial bills. पुल बनाना तो यहीं पास होगा, Money तो इसमें होगी। बहुत सारे पुल चाहिए, ठीक है। इट कैन वोट ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, किस पर? लोकसभा के बड़ी बिल्स का सही है। इट इज हेडेड बाय स्पीकर। स्पीकर
अलग से भी आ सकता है 3 नंबर क्वेश्चन। इट इज हेडेड बाई, Vice President. चेयरमैन। यस, हेडेड बाई चेयरमैन, दैट इज वाइस Vice President. प्रेसिडेंट। सही, इतनी बात समझ में आ गई। अगला देखो, इट इज इलेक्टेड बाई पीपल, इट इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाई मेंबर्स ऑफ, दैट इज जो भी असेंबली मेंबर्स, असेंबली के होते हैं ना, MLAs and MLCs. So it is its members are directly elected by people of India, or its members are elected by MLCs. 12 members are nominated by president. सही है? 12 members are nominated by president. उन्हीं में देखा सचिन तेंदुलकर ये सब आज बढ़ जाते, अभी तो बन गए। Who is the nominal head and the real head of president? अंकित, प्राइम मिनिस्टर कौन है? करेक्ट। Who is the nominal head and real head of, ठीक है, गवर्नमेंट? द प्रेसिडेंट इज नॉमिनल हेड, while real head कौन है? Prime Minister. What is the primary function of parliament concerning law? पार्लियामेंट कंसर्निंग लॉ, कुछ ऐसे भी नियम है जो पार्लियामेंट चलाने के लिए बनते हैं, उनका क्या काम है? जिससे ये सांसद लोग आपस में धक्का मुक्की या झींगा मुश्ती न करें, दोनों एक दूसरे के ऊपर खुद करके अपने अपने आपस में लड़ने लगेंगे अगर नहीं वहाँ के नियम हो। तो इसलिए संसदीय कार्य मंत्री भी एक बनाया गया, किरण रिजिजू। कौन है? किरण रिजिजू। सही जानते हो, इतना कैसे जानते हो? सर आपने तो बताया था अभी। सो आगे देखो, व्हाट इज सिग्निफिकेंस, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ क्वेश्चन आवर? क्वेश्चन आवर, प्रश्न काल का क्या महत्व है? इन हाउस तो इन पार्लियामेंट, दोनों में क्वेश्चन आवर, राज्यसभा में भी होता है, लोकसभा में भी होता है, लेकिन इसका महत्व क्या है? इट इज फर्स्ट आवर ऑफ पार्लियामेंट सिटिंग। तुम लोग बहुत जानते हो, इट इज फर्स्ट आवर ऑफ पार्लियामेंट सिटिंग, जिसमें क्या किया जा सकता है? ठीक है, ड्यूरिंग विच मेंबर्स कैन आस्क क्वेश्चंस टू मिनिस्टर, ड्यूरिंग विच, लेकिन उन क्वेश्चंस को पहले स्पीकर के पटल पर रखा जाता है, वो अप्रूव करता है कि हाँ ये क्वेश्चन पूछने लायक है, तो तब तो पूछा जाएगा। वो ये पूछे तुम्हारे घर में आज कौन सी सब्जी बनी, तो बताएगा मिनिस्टर खाने को दाना नहीं है, तुम सब्जी पूछे। तो जो क्वेश्चन देश के हित में होगा, लीगल होगा, या ऐसा क्वेश्चन पूछ ले ईरान तुम्हारा दुश्मन है कि इजराइल, तो ऐसे में क्यों बताएगा कोई, क्योंकि वहाँ हमारे नागरिक रहते हैं, तो क्वेश्चन पूछने लायक होगा। आज का जो क्वेश्चन था उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया, बोला नो, उन्होंने बोला था कि वेस्टर्न कंट्रीज पर उन्होंने पूछा था तुम्हारा कौन मित्र है, उन्होंने कहा नो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, स्पीकर ने बोल दिया ऑन वेस्टर्न कंट्रीज एंड इन अवर रिलेशंस, तो क्योंकि अभी झगड़ा चल रहा है। हम क्यों बोले, ऐसे पीस आवर्स होते तो हम बता देते, ऐसे हम कैसे बता दें? हमारे 1 करोड़ लोग बाहर रह रहे हैं, तो 100 लाख लोग बाहर रहे हैं, हम ऐसे बता दें कि कौन हमारे दोस्त, बचाना मुश्किल हो जाए। तो हमने कहा हमारे सभी दोस्त हैं, तुम प्रश्न मत पूछो, सही है। तो क्वेश्चन ऑफ ड्यूरिंग विच मेंबर्स कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम मिनिस्टर्स, ड्यूरिंग विच मेंबर्स
मेंबर्स कौन से? सांसद। कौन होते हैं मेंबर बताओ जो संसद में बैठते हैं? सांसद, चाहे वो राज्यसभा में बैठे या लोकसभा में, सभी तो संसद में बैठ रहे हैं। सो कैन आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम, किससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं? फ्रॉम मिनिस्टर्स, उनसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे होम मिनिस्टर जिनको पद मिला है वो 15-20 लोग होते हैं, 294 में 15-20 लोगों को मिनिस्ट्री मिलती है, लेकिन एक एक मिनिस्ट्री 8-8 लाख करोड़ रुपए इतना रेवेन्यू मिलता है अपनी मिनिस्ट्री से। फंड मिलता है उसमें से 1-2 लाख करोड़ इधर उधर हो जाएगा। मिनिस्टर तो समझते हो, वो करोड़ का काम नहीं, वहाँ लाख करोड़। राजीव गांधी के अकाउंट में स्विस बैंक में इतना पैसा जमा था कि वहां उन्होंने मनाही कर दिया, अब और लाख करोड़ नहीं जमा कर सकते। बेचारे बहुत दुखी हुए। 3 लाख करोड़ तक जमा कर चुके थे, सोनिया गांधी का अलग फंड था उसमें भी जमा था, वो और बेच ही नहीं पाए देश को। समझो कितना रिच है हमारा देश। सो इट इज वाइटल टूल। इससे क्या किया जा सकता है बताओ? मिनिस्टर्स। सो इट मेक्स, किसको अकाउंटेबल बनाता है? इट मेक्स द मिनिस्टर्स अकाउंटेबल, है ना? तुमने ये क्यों किया? सो इट मेक्स, और अगर तुम जवाब नहीं दे पाए, कहीं इस्तीफा दो वहीं पर, नो कॉन्फिडेंस, चलने ही नहीं देंगे। मिनिस्टर अकाउंटेबल फॉर देयर मिनिस्ट्री। बहुत जियोपॉलिटिक्स, बहुत चालबाज होती है। वो खुद ही मणिपुर में 12 लोगों को मरवा देंगे। कैसे मर गए? चल गए, मर गए, आग लग गई, इस्तीफा दो, खुद ही वहां साजिश कर रहा है, मरवा देंगे चुपचाप। वहाँ दंगे करवा देंगे उनके विषय, दंगा हो गया, कैसे हो गया। बहुत खतरनाक होता है अपोजिशन, सिर्फ वो खुरपैची लड़ाता है, लोगों को शांति से नहीं रहने देता। बाद में साजिश होती है तो पता भी चलता है, कुछ नहीं पता। पार्टी सोचती चुपचाप रूल करो, क्या करना। ये अगला सवाल देखिए कि what happens if bill is passed in both houses? It becomes law. What happens? ये सही बता रहे हैं, ठीक है आशीष। When bill is passed, हाँ बोलो तेजस, in both the houses, तब वो एक लॉ बन जाता है। अरे बताते नहीं है, सुना नहीं आशीष ने क्या कहा? हाँ बोलो। Yes, it is sent to president for its approval. Any हाँ, एसेंट बिल, करने के बाद अभी तक वो बिल है, हाँ। जब प्रेसिडेंट साइन करेगा तब लॉ बनेगा। हाँ। और प्रेसिडेंट उसे कितने दिनों तक रख सकता है? 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, अनंत काल। अनंत काल, ये सब जानता है, इसी ने भेजा ही है। कौन? श्याम मुखर्जी सर थे, किसका भेजा हुआ है? कितना जानता है, सब पूरा पढ़ के बैठा है। कहना अनंत काल देखो सही है, इस प्रेजेंट सही है। जब तक चाहे, अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला भी था प्रेसिडेंट मुर्मू से, नहीं इसको 6 महीने में क्लियर करो। बोले हम पे सवाल ना उठाओ, ये हमारे अधिकार, हम मरने तक रखेंगे। हाँ, फिर से प्रपोज करके भेजती है। प्रेसिडेंट ना चाहे वो वीवीआईपी नंबर 1, मर्जी चाहे पास करे, मर्जी चाहे। सर ऐसा भी तो होता है कि दूसरी बात में जब तो जरूरी होता है, वो फिर से विचार के लिए भी भेज सकती है, फिर पास कर दिया, रख लेगी अपने पास। लेकिन चूंकि रूलिंग पार्टी ने उसको बनाया है तो इज्जत तो रूलिंग पार्टी करेगी, बिल तो रूलिंग पार्टी भेजेगी। वो क्यों रखेगी? रूलिंग पार्टी ने उसी को बनाया, ठीक है? तो फिर ऐसा वो करती है कोई भी प्रेसिडेंट, नहीं तो फिर किसी के नाम की सुपारी निकलने में देर नहीं लगती। सुपारी निकल तो फॉर्मूला खाते रहो। आफ्टर ए बिल इज पास्ड, in both the houses, note karo, both the houses, then it is sent to, प्रेसिडेंट। yes, then it is sent to president for his or her approval. When he or she signs it, जब वो साइन कर देगी
साइंस इट विद स्टैम्प और अपना स्टैम्प भी लगा देंगे, देन इट बिकम्स, अभी भी रहे, अगला हो गया, इट बिकम्स लॉ। इफ प्रेसिडेंट डज नॉट एग्री, एग्री नहीं कर रहा उससे, एग्री, देन कैन सेंड बैक द बिल, उसे फिर से भेज सकती है, द बिल इन पार्लियामेंट फॉर डिस्कशन एंड वोटिंग, रीडिस्कशन एंड वोटिंग, फिर क्या करवा सकती है, रीडिस्कशन और वोटिंग, और कैन कीप इट विद हिम और हर फॉर अप टू एनी टाइम, ठीक है, फॉर रीडिस्कशन एंड वोटिंग, और कैन कीप इट विद हिम or her up to any period of time. कोई भी प्रेसिडेंट का कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड बाय, कैसे किया जा सकता है, इम्पीचमेंट, महाभियोग, अगर 2/3 मेंबर्स पूरे दोनों सदनों पे एक साथ सभा बैठेगी और 2/3 मेंबर्स ने हाथ उठा दिया, 66%, ये हटाओ प्रेसिडेंट, उससे पहले हाँ? उससे पहले मान लो तुम्हारे बिल सब वो रखती ही जानी एक भी पास नहीं कर रही, तुम तंग आ गए, तो फिर ऐसी स्थिति में 2/3 वोटिंग से, उसको कहते हैं महाभियोग, इम्पीचमेंट। हाउ द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड, क्वेश्चन है हाउ द प्रेसिडेंट को चुनने के लिए लोकसभा, राज्यसभा, एमएलए, एमएलसी सब चाहिए, चारों सभा, कौन कौन चाहिए, मतलब असेंबली, हाउस ऑफ असेंबली, और ऊपर वाली दैट इज जो यूनियन मिनिस्टर्स, एमएलए, एमएलसी, और साथ में लोकसभा, राज्यसभा, सब मिलके चुनते हैं, तभी जल्दी हटती है। पूरा देश चुनता है। लेकिन जो लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स हैं उनका वोटिंग का वेटेज हाई है, उनका इनका 1 वोट है और इसका लोकसभा का 1 वोट उनके 3 वोट के बराबर है, एमएलए, एमएलसी, समझ आया, वेटेज किसका ज्यादा हो, एमएलए, लोकसभा, राज्यसभा। वेटेज का मतलब है कि जैसे टोटल नंबर काउंट किए जाते हैं तो एक वोट 540 वोट्स हैं, हर एक मेंबर का 1 वोट को 3 पॉइंट मिलते हैं, और जो एमएलए, एमएलसी उनको 1 पॉइंट, तो जिसके जितने पॉइंट्स से होता है, सही है। अच्छा, क्या लिखा, हाउ द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हर पोजीशन या पोस्ट ऑफ इंडिया, कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट या हर पोस्ट, in such cases a joint session is called, such cases a joint session, किसका सेशन बुलाया जाता है, of both houses is called, if 2/3 members of this combined house अब फिर एक बिल रखा जाता है, ठीक है, क्या करते हैं, वोट इन सपोर्ट ऑफ रिमूवल ऑफ बिल, ये कंबाइंड हाउस टू अप्रूव द बिल, अप्रूव दिस बिल, प्रेसिडेंट को हटाया जाए। उस बिल में क्या लिखा जाता है, प्रेसिडेंट को हटाया जाए क्योंकि ये भ्रष्ट है, ये दिन रात मुरमुरा खाती रहती है, दिस बिल, देन प्रेसिडेंट इज रिमूव्ड। अगला सवाल देखिए, नाउ
What is the importance of Parliament in controlling government finances? What is importance of Parliament in controlling इसका मतलब समझो, गवर्नमेंट को हम लोग पैसा देते हैं, पेट्रोल 35 रुपए की लीटर है, लेकिन बिकता कितने में? 110 में। वो सब टैक्स, 35 रुपए के ऊपर जितना भी हो सब गवर्नमेंट का टैक्स। इतना सारा पैसा गवर्नमेंट के पास गया, जीएसटी गया, हर एक पे टैक्सेस लगते हैं। उस पैसे को गवर्नमेंट कहाँ खर्च करे? तुमको मालूम है, पी चिदम्बरम हमारे वित्त मंत्री थे 12 साल तक। उन्होंने अपने घर के फ्लावर बेस में गोभी उगा डाली 667 करोड़ की, 673 करोड़। और लोगों ने पूछा सुप्रीम कोर्ट ने, कैसे तुमने गमले में गोभी कैसे उगा दी और इतने पैसे की उगा डाली? 637 करोड़ की गोभी उगा डाली। तुम्हारे घर में एक गमला था। कर नहीं, हमें और समय चाहिए, हम भूल गए। वो पिछले 8 साल से समय ही मांग। इससे उत्तर लोग कैसे घोटा। और सुप्रिया सूले को जानते हो? उनके पास 1 एकड़ का खेत था, उसमें उन्होंने 800 करोड़ के चुकंदर उगा डाले। समझे? मतलब उन्होंने कहा कि ऐसे अपने अंडर में पैसा कैसे लिया जाए, कुछ ना कुछ करके। ऐसे 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 भ्रष्टाचार, जैसे ऐसे नहीं कहा गया कि केजरीवाल का ये शीश महल बना। जैसे टीवी आया 10 लाख का, दिखाया 16 करोड़, 16। फिर वो अपना ले लेके रखते गए अपने पास, पैसा इकट्ठा करते गए, रखते गए। वो बात समझ में आ रही कि नहीं? रेवेन्यू जो आया वो सरकार के पास तो आया है, और वो ठीक से शो ना करे, उल्टे पुल्टे शो कर दे। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने सब जगह सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए जगह जगह, और इसमें 3000 करोड़ लगे, और 2-4 कैमरे लगवाए, 3000 करोड़ अपने अकाउंट में डाले। तो समझ में आई बात आपको? व्हाट इज द इम्पोर्टेंट? तो पार्लियामेंट क्वेश्चन करेगी, हाँ कहाँ कहाँ कैमरे लगाए दिखाओ। क्वेश्चन आवरी में क्वेश्चन कर डाले, चल नहीं देंगे, दिखाओ 3000, और नहीं तो चलो तुमको अंदर करवा। सर अगर आंसर देते देते क्या होता है, क्वेश्चन आवर का टाइम खत्म हो गया तो वो पीछे पड़ जाती है। सर अगर नहीं होगा और हमें समय चाहिए, एक्सटेंड करो, रात तक हम चलाएंगे, लेकिन बताओ वो कैमरे कहाँ लगाए। समझ में आया? तो बीजेपी को भी क्वेश्चन करना चाहिए, बताओ तुमने गमले में कैसे, उसमें फ्लावर बेस में कैसे गोभी उगा डाली? कभी किया ही नहीं। ये लोग छोड़ते नहीं, पहले 12 आदमी मरवा देंगे मणिपुर में, कैसे मरे कैसे मरे कैसे जले, जवाब देते रहो, जल गए। ये चीज समझ आई बात की नहीं? अब क्वेश्चन तुम समझ गए। इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग फाइनेंस, गवर्नमेंट कहाँ खर्च करे, अपोजिशन निगाह रखता है कि अकेले लूट ना कर पाओ। अच्छा तुम 670 करोड़ खा रहे हो, 20 करोड़ हमें भी दे दो, हम पूछेंगे। ये चीज हमको भी दे दो, हम अपोजिशन में बैठे हैं, हम तुमसे पूछेंगे नहीं, तुम्हारी पोल नहीं खुलेगी। 1 लाख करोड़ खा रहे हो, 10,000 हमें भी दे दो, हमें भी तो चुनाव मिल बांट के खाओ। ऐसा नहीं, वो भी लालची बैठी है, बेचारी भूखी बैठी है अपोजिशन। अगर तुम उसकी जेब गरम करते गए पीछे से, 90% तुम्हारा, 10% हमारा, बेचो भारत को, बेचो भारत अभियान। आगे देखो, ऐसे ही चलता है सबका। तो दैट इज गवर्नमेंट कैन नॉट स्पेंड, लिखो इस चीज को, गवर्नमेंट कैन नॉट स्पेंड मनी, जो मनी होता है ना, विदाउट पार्लियामेंट अप्रूवल, लोकसभा के अप्रूवल के बिना कोई 1 रुपए तुम कहीं नहीं खर्च कर सकते। फिर रखो, वहां अप्रूव होगा तभी खर्च कर सकते। कैन नॉट स्पेंड मनी विदाउट अप्रूवल। अप्रूव तो हो ही जाता है। अगर वो कहेगी कि मैं जोधपुर में एक एयरपोर्ट 7,000 करोड़ का बनवा रही हूँ सरकार, तो क्या विपक्ष कहेगी ना बनवाओ? उसे क्या चुनाव हारना है? कहेंगे जोधपुर के लोग देखो हमारे यहाँ एयरपोर्ट नहीं बनने दिया, हाथ नहीं खड़ा किया, अब तो कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। तो ऐसा वो करेगी क्या? कहेगी ठीक है बनवाओ। वो जान रही कि सब इनकी जेब में जाएगा, एयरपोर्ट बनेगा नहीं बनेगा पता नहीं कब बनेगा, लेकिन जेब में जाएगा। उसी एयरपोर्ट के नाम पे वो 4 बार अप्रूव करेगी, फिर से 7,000 करोड़ अगली बार, फिर से, और वो बन ही नहीं रहा। ये चीज होती है।
So cannot spend money, आगे का देखिए, that is now parliament. So for this, इसके लिए क्या होता है आशीष? A budget session is held. Budget session is held. ठीक है, और all bills are approved by लोकसभा. जो भी बजट है, बजट कौन अप्रूव करता है? Is approved by parliament. और सिर्फ इतना ही नहीं है, बीच बीच में भी फाइनेंशियल बिल आते हैं. क्या साल भर में बीच में जरूरत नहीं पड़ेगी? तो लोकसभा. इसके अलावा टाइम टू टाइम फाइनेंशियल बिल्स आर प्रोजेक्टेड बाय किसके द्वारा? बिल्स आर प्रोजेक्टेड बाय गवर्नमेंट, जिसको हम कहते हैं निर्मला सीतारामन, फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री, बाय फाइनेंस मिनिस्टर, एंड इट इज अप्रूव्ड बाय लोकसभा. उसकी संख्या है सरकार की, तो अप्रूव तो हो ही जाए. अगला सवाल देखो. एक्सप्लेन द रोल ऑफ प्रेसिडेंट. इंपॉर्टेंट. क्या प्रेसिडेंट को भी कुछ अधिकार दिए गए हैं? यस. सो explain the role of President of India as a part of legislature. जैसा कि हेमंत ने थोड़ी देर पहले बताया था कि लेजिस्लेचर के क्या क्या पार्ट हैं. फाइनेंशियल के बारे में दिखाई मिनिस्टर फाइनेंशियल बिल्स. अब यह देखो, एक्सप्लेन the role of President of India. किस लिए? ठीक है, as part of legislature. तो वो क्या क्या कर सकते हैं प्रेसिडेंट? That is, no bill can become law without president's approval. नो बिल, अभी पढ़ा था कि नहीं? हाँ. कैन बिकम लॉ, या इसे एक्ट भी कह सकते हो, विदाउट उनके पास एक खास स्टैंड होगा, अप्रूवल. तो पहली बात प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होंगे. दूसरा, समन्स पार्लियामेंट. प्रेसिडेंट क्या करता है? समन्स पार्लियामेंट. ठीक है, 3 टाइम्स इन ए ईयर. ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन और साथ में बजट कालीन सेशन. बजट सेशन. सो दैट इज समर सेशन, विंटर सेशन बजट सेशन और बजट सेशन. और इसके अलावा एनी अदर इमरजेंसी. और भी कुछ हो सकता है, कभी युद्ध करना पड़ जाए तो सबको बुला के लेकर करना. इमरजेंसी. सर इमरजेंसी वाले भी इमरजेंसी में ऑपरेशन सिंदूर से पहले लिया गया. सरकार ने बताया नहीं वो क्या करने जा रही, लेकिन उसने सबसे पूछा कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ मैं कुछ इसका लूँ तो क्या आप लोग साथ हो? तो उन लोगों ने वो दिया हाँ हैं. क्या करेगी ये नहीं बताया, तब तो बात खुल जाएगी. अब देखो, अपॉइंटिंग स्पीकर एंड चेयरमैन. सिंपली ये नहीं कि वोटिंग कर दी तो वो वहाँ पर बन गए प्रकाश बिरला और साथ में उधर पर सीपी राधाकृष्णन. ऐसे नहीं बनते. जो वोटिंग होती है उसके बाद वो चीज़ जाती है उनके पास, प्रेसिडेंट वो अप्रूव करते हैं. तो मतलब सारी चीज़ों का अप्रूवल प्रेसिडेंट देता है. अपॉइंटिंग, यही 3 है बस. अपॉइंटिंग,
क्या अपॉइंट करती हैं? लोकसभा स्पीकर, और साथ में और किसको? दैट इज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वाइस प्रेसिडेंट। ऑफ। वैसे ये एक तरीके की फॉर्मेलिटी है, क्योंकि जब उस सबने वोट कर दिया तो अपॉइंट करने में इनका क्या जाता है, साइन ही तो करना है, ठीक है, ऑफ राज्यसभा। तो इनके लिए 2000 कमरों का घर बना हुआ है, जिसको कहाँ कहते हैं, रायसीना हिल्स पर। और जो वहाँ की दाल बनती है तो वो 3 दिन में पक पाती है, वो जब विदेशी मेहमान आते हैं तब उनको रायसीना दाल के नाम से कोई भी रशियन प्रेसिडेंट आए 3 दिन पहले चढ़ा दी जाए। सबसे टेस्टी दाल है रायसीना। वैसे तो इनको 100 व्यंजन डेली खाने को मिलते हैं, और इनके उसमें मतलब हमें लगता है मोर देन हंड्रेड्स ऑफ सर्वेंट्स हैं उसमें। कितने अच्छे अच्छे खानसामे 5 स्टार के जो शेफ्स होते हैं। 1000 कमरों को मेंटेन करना, समझ में आई बात कि नहीं, कैसा है? प्राइम सबसे सुंदर हाउस है प्रेसिडेंट का। तो प्राइम मिनिस्टर का घर तो बिल्कुल ऐसे सांसदों के घर की तरह है। इनका घर जाके देखो तो यही महल है। समझ में आ गई बात कि नहीं? और जिसमें से अभी किसकी फ़ोटो हटाई थी मैं थोड़े दिन पहले बताया था, और अभी सीपी राजगोपालाचारी की लगाई गई है। तो जिन्होंने उसको बनाया था, अभी तो नाम नहीं याद आ रहा है, कोई वो इंग्लिश ब्रिटिश पर्सन था। 2 दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था, वो तुम्हारी बुक में ही था, ठीक है। अब जरा देखो, दादा भाई लुटियंस बताया था कि नहीं? और सीपी राजगोपालाचारी जो हमारे फर्स्ट वाइस राय थे, उनकी लगा, उनका बेटा आया था, वो लुटियंस के साथ फोटो खिंचाई। अब ये देखो, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन पार्लियामेंट? क्या तुम्हें कुछ पता है इसके बारे में? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस of no confidence motion in parliament? कि हमको भाई इन पे भरोसा नहीं रहा, इस सरकार पर ये अल्पमत में आ गई। That is, it is most powerful tool in Lok Sabha. It is most powerful tool, क्योंकि इन लोकसभा हाउस ऑफ कॉमन ज़्यादा पावरफुल है। उसी के तो जो मेजॉरिटी के लीडर है मोदी, वही तो प्रधानमंत्री हैं, उन्हीं को गिरा दो। मोस्ट पावरफुल इन लोकसभा। और बोलो अपोजिशन क्या करेगा? कैन ब्रिंग दिस काइंड ऑफ मोशन, इसको कहते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव। इसका क्या नाम है? अविश्वास। भाई हमें इस पर भरोसा नहीं रहा, प्रस्ताव ये कौन ला सकता है? पोजीशन पार्टी। दिस मोशन कैन बी ब्रॉट या पुट ऑन टेबल। बोलो स्पीकर के पटल पर कौन रख सकता है? ये तुम्हारा पटल है जिस पे तुम लिख रहे हो। सो दिस कैन बी, पोजीशन पार्टी ऐसा काम कर सकती है। या इट कैन बी, बिल्कुल सही, ब्रॉट नो कॉन्फिडेंस लीडर ऑफ अपोजिशन। ये नहीं कि हर आदमी 240 में चला रहा है, आज हम रख रहे हैं कल तुम रख रहे हो, तो सारी कार्रवाई सिर्फ एलओपी रख सकता है। Can be brought by लीडर ऑफ अपोजिशन। leader of opposition. And challenges that government is in minority now. क्या चैलेंज कर सकती है? कि उसके कुछ मेंबर्स हमारी तरफ मिल गए। मेंबर 2-4 नहीं मिल सकते, 1/3 से कम मिलेंगे तो वो उनकी मेंबरी भी जाएगी। ये राजीव गांधी इनके पिता ने रूल बनाया, नहीं तो एक एक आदमी को संभालना मुश्किल हो जाता था, लोग उसको पैसे देके मिलवाते जाते थे। 1/3 को अगर तुमने मिला दिया, 1/3 को खरीदने का पैसा है तुम्हारे पास, एक एक मेंबर ही 40-40 करोड़ में बिकेगा। 1/3 मेंबर किसी पार्टी के खरीद पाओगे? कभी कभी 200-200 करोड़ में एक एक वोट बिकते हैं। समझ में आ गई बात? लीडर ऑफ अपोजिशन इसे पुटअप कर सकता है। एंड चैलेंजेस दैट गवर्नमेंट इज नाउ इन माइनॉरिटी एंड द जो काउंसिल ऑफ एग्जीक्यूटिव सर इट इज टू बी डिसॉल्व। इसे भंग करो, राष्ट्रपति जगह का भंग करो। ये अल्पमत में आ गए, अब हम 300 हैं, ये 200।
बात समझ में आई? एंड चैलेंजेस, हर सेशन में यही किया जाता है, नो कॉन्फिडेंस। इनके पास काम ही नहीं बचा प्रोफेशन, और हमेशा हारते हैं। एंड चैलेंजेस दैट गवर्नमेंट इज इन माइनॉरिटी। सर जो अपोजिशन पार्टी वाले होते हैं इनको भी कुछ मिलता है, लाइक पेंशन वगैरह कुछ? हाँ, जो पार्लियामेंट है उसमें इन सब की वेतनमान होता है 50,000 रुपये, फिर ज़िंदगी भर मिलेंगे महीने। एक बार सांसद बन गए तो मिलेंगे, और विधायक बन गए तो 20,000 रुपये। तो इफ दिस मोशन इज पास्ड, तो क्या होगा बोलो? पास्ड, देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स along with its हेड, जिनको कहते हैं प्राइम मिनिस्टर, हैड टू रिजाइन। देन काउंसिल ऑफ, उनके हाथ से मिनिस्ट्री छिनेगी, सांसदी नहीं छिनेगी। सांसद वो वही बैठेंगे पूरे 5 साल, लेकिन अब उनसे हाथ से कहेंगे लाओ वित्त मंत्रालय की चाबी कमरे की। अच्छा तुम फाइनेंस मिनिस्ट्री की लाओ चाबी कमरे की, अब हम चलाएंगे, देखें कितने लाख करोड़ हैं। इनसे होम मिनिस्ट्री के लेने, निर्मला सीतारामन लाइए, सबसे चाबियां ले ली जाएंगी। सही बंद पड़ रहा है। अब कौन है? ये पेन बंद पड़ रहा है। बंद पड़ा है तो दूसरा पेन लो। बंद पेन से क्यों लिख रहे हो? लिखा भी क्या सर इसने? ये लो, तुम्हारे पास कोई खुला पेन नहीं है? इस सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस लाओ। चलो, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को क्या करना पड़ेगा? हैव टू रिजाइन। सही है, along with prime minister। अब जरा देखो, इतने के आगे तुम लोग खुद पढ़ना। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, कि इकोनॉमिक्स का चैप्टर है। कौन सा चैप्टर, नाम बताओ जरा। 7 चैप्टर है ना? लास्ट चैप्टर, लास्ट चैप्टर है, 7th चैप्टर, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यही नाम ही है क्या? यस सर। सर पेज नंबर 163। चलो इस पे कुछ क्वेश्चंस लिए ना। देखो कुछ चीजें छोड़ रहे हो, आपके भरोसे खुद करना, पढ़ना तो खुद ही पड़ेगा। हम एक दिन में कितना पढ़ाते हैं ना। अब देखो, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, क्लास 8 चैप्टर, क्वेश्चन आंसर। चलिए, ओके, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखो इसके। सर ये वो बता दो, व्हाट इज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? मैं सभी चीजें बता दूंगा आपको, मैं थोड़ी चीजें बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट, ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विद एग्जांपल। मैं वो भी बता दूंगा। ये बेटा वो चलिए, दैट इज क्वेश्चन लिखो। What are the factors of production? तो इसमें मतलब नाम बताने हैं। ये बताना है कि उत्पादन के घटक कौन कौन से हैं। तो घटकों के नाम बताओ। लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप, देखो, कैपिटल, That is the लैंड, लेबर, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब है। कपल। देखो, नोट करिए। द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ए प्रोडक्ट, द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ए प्रोडक्ट, तुम कुछ करना चाहते हो प्रोडक्ट, और ऑफरिंग या रेंडरिंग सर्विसेज, तुम कुछ, रेंडरिंग का क्या मतलब होता है? ऑफरिंग, किसी का बाल ही काटना चाहते हो। रिक्वायर्स, इसके लिए तुम्हें क्या क्या चाहिए बताइए? दैट इज रिक्वायर्स मटेरियल्स, रिसोर्सेज, लैंड, लैंड भी होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर,
एक सैलून तो खोलोगे कि किराए में ही पढ़ाते रहोगे? तभी तो अपनी कोचिंग सेंटर हो। सर सैलून कहाँ से आ गया? मतलब डबल काम करो, जो भी तुम्हारे यहाँ पढ़ने आए उनके बाल भी काटो। ऐसे जैसे मल्टी, ऐसे नहीं होता मॉल में मल्टी चीज होती है। लैंड, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल एंड ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स। सब चाहिए कि नहीं? सर स्किल तो चाहिए होगा सर इसके इसके भी चाहिए अंदर। इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अलावा कैपिटल, पूंजी भी चाहिए ना। हाँ। बिना पूंजी के कैंची कैसे खरीदोगे? नाउ एंड ह्यूमन रिसोर्स। स्किल्ड स्किल एंड अनस्किल्ड, कभी कभी अनस्किल्ड भी चाहिए होता है। स्किल एंड ह्यूमन रिसोर्स, बिस्किट के बड़े बड़े डिब्बे हैं, कार्टून, उसको वहां तक पहुंचाना, उसमें क्या स्किल चाहिए? ये सारी चीजें। तो इन सब चीजों को क्या कहते हैं? These are called factors of production. So these convert raw materials into final products. ये लोग क्या कर सकते हैं? रॉ मटेरियल्स को फाइनल प्रोडक्ट में Can convert रॉ मटेरियल बन के जाएंगे दूल्हे की तरह, वो सजा दजा के बाहर भेज देंगे। ऐसे भी सैलून्स होते हैं। फाइनल प्रोडक्ट, जाओ माला डाल के आओ। रॉ मटेरियल्स इनटू फाइनल प्रोडक्ट्स। अच्छा, these are called, इन्हें क्या कहोगे? Factors of These are called, अभी अलग से भी एक क्वेश्चन है, उसमें हम लोग फिर इसका वो फ्लो चार्ट बनाए। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, What are these? How are these factors interconnected? How are these factors of production interconnected? ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स इज, देखो तीन चीजें हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप्स। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है बोलो? 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सबसे पहले तुमको जमीन चाहिए, लैंड, लेबर, लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड का मतलब कुछ भी हो सकता है, सॉइल, फॉरेस्ट भी हो सकता है, कहीं से भी तुम्हें अगर कुछ प्रोडक्शन करना है, लैंड का है। इसमें वाटर भी आ सकता है। अब तुम पानी में नाव चलाओगे तो भी लैंड ही मानी जाएगी। कह दो भाई हम तो नाव चलाते हैं, तो भी लैंड में आएगा। लेबर, लेबर कैसा हो सकता है बताइए? बहुत अच्छा, लेबर स्किल्ड भी हो सकता है। हाँ। एंड अनस्किल्ड। लैंड, लेबर और कैपिटल में क्या क्या आएगा? देख लो, कैपिटल में मनी भी आ सकती है, मनी, मशीनरी भी आ सकती है, टूल्स भी आ सकते हैं, टूल्स, ये सब। कैपिटल मनी होगी तो तुम रॉ मटेरियल खरीद लोगे, कॉटन खरीद के कपड़ा बना लोगे, और बाकी मशीन तो चाहिए। और चौथी चीज क्या बताई? एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसका मतलब बताओ? एंटरप्रेन्योरशिप, एंट्री। Yes, the person who undertakes risk and bears profit and loss, जो खुद अपने ऊपर सहन कर सके, कोई तुम्हारे लेबर थोड़ी ना सहन करेंगे। So that is entrepreneurship. Risk and bears profit and A person bears who profit runs factory, जो क्या करे? Runs enterprise, इसे क्या कहोगे? Enterprise, वो enterprise को रन करता है। And bears and bears profit and loss. And bears क्या ये इंटरकनेक्टेड? return हो सकते हैं। प्रॉफिट हाँ सर। एंड लॉस। तो अब ये देखते हैं कि कैसे इंटरकनेक्टेड है। If some of these elements are misplaced or misutilized or exploited, then in place of profit you have to bear loss. कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा रख दिया,
सामान ने बोला अरे दही छोड़ दो, चलो आज तो मूवी देखने जाने, पता चला हलवाई का दही कल खट्टा हो गया, उसकी जब लस्सी बनाई सारे कस्टमर चले गए, मैं खट्टे दही की लस्सी पिला दी। तो अगर किसी भी चीज़ को तुम्हारा रॉ मटेरियल ही खराब हो जाए, बाहर ही तुम कॉटन छोड़ दो, कॉटन के बोरे आए रात को बारिश हो गई, अब तुम थ्रेड सारे कैसे खराब हो गए, बना पाओगे? कोई नहीं बना सकता उसका। तो ऐसी स्थिति if some of its elements are, ठीक है, wrongly positions या misplaced, misutilized, तो क्या होगा? Then in place of profit लॉस। company has to bear loss, हाँ? हाँ बिल्कुल सही। कंपनी हैज टू बियर लॉस, उसे घाटा हो सकता है, इसलिए एंटरप्रेन्योर यूटिलाइजेज लैंड, लेबर एंड कैपिटल प्रॉपरली एंड एंश्योर्स दैट इट इज कन्वर्टेड इनटू प्रॉफिटेबल वो एंटरप्राइजेस। एंटरप्रेन्योर क्या करेगा? एंटरप्रेन्योर, ठीक है, प्रॉपरली यूटिलाइज करेगा किसको किसको? लैंड, लेबर एंड कैपिटल। जैसे आप लोगों के पीछे पीछे मैं भी निकल लूं, सोचूं घर जाऊं और या ताला ना लगाऊं तो सारा लॉस हो जाए। ये सब जा रहे हैं, हम क्यों रुके? तो गलत हो जाएगा। एंड ठीक है, एंश्योर्स दैट कंपनी मेक्स प्रॉफिट। अगला सवाल देखते हैं। देखिए, व्हाट इज द रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन प्रोडक्शन एंड व्हाट इज इट्स यूटिलिटी? क्या ह्यूमन कैपिटल या रिसोर्स का कुछ भी योगदान है? ऐसे ही ह्यूमन किसी भी देश के लिए अगर उसका ह्यूमन कैपिटल हेल्दी है और इसके अलावा हेल्दी के अलावा स्किल्ड है और एजुकेटेड है, तो क्या इससे कुछ भी फर्क पड़ेगा उस देश में? बहुत ज़्यादा पड़ेगा, वो डेवलप हो जाएगा। अमेरिका में सब बड़े बड़े एप्स बन रहे हैं और सिर्फ वो ऐप का पैसा खा रहा है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एआई, जो वो क्लाउड है, चैट जीपीटी, एंथ्रोपिक्स, इस ग्राफ 4, सब कुछ वही बना से इसी से पैसा कमा रहा है, उसको कुछ उगाने की जरूरत नहीं है। आप समझो कि सिर्फ उसने क्या किया, एआई में डाल दिया कि ये व्हाट्सएप है, ये फोन आए हैं और ये सैटेलाइट इमेज है और बताओ ईरान में कहाँ कहाँ दुश्मन बैठे हैं। उसने सब ब्लॉक कर दिया, बोला सिर्फ तुम ये बटन दबा दो सबको हम मार देंगे। उसने हम लोग जो 6 महीने का काम, उसने कहा मिस्टर ट्रम्प इट विल टेक 3 मिनट्स, विल यू अलाउ मी टू गिव 3 मिनट्स? उसने सबको मिलियंस ऑफ डेटा को कैलकुलेट कर दिया, बोला यहाँ ये बैठा है, यहाँ ये बैठा है, और 1000 ऑप्शन दे दिए, बोला ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ये बटन तुम दबा दो सब अभी में जाए। एआई वार हो गया, समझ में आ गया, और सब 3 मिनट में काम। चलो अगली चीज, तो क्वेश्चन क्या है? अभी आजकल वार बहुत डेंजरस है, मिनटों में खत्म किया जा सकता है। तुम व्हाट्सएप पे क्या भेजे उससे पता चल जाएगा तुमने क्या किया, तो सब देख के बता देगा। व्हाट आर द रोल्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल? क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? व्हाट इज द रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल? तो क्या रोल है? That is, human capital refers to skill, knowledge, experience and health of workers and employees. 4 चीजें हैं। स्किल होनी चाहिए, उनके पास नॉलेज होनी चाहिए, हेल्थ होनी चाहिए, एंड दे कैन अप्लाई इट। अप्लाई भी होना चाहिए, मोटिवेशन, जो उनका मोटिव है वो एंटरप्रेन्योर के मोटिव के साथ कंबाइन होना चाहिए। अगर एंटरप्रेन्योर कह रहा आज हम 20 यूनिट्स ऑफ बिस्किट्स बनाएंगे और उसके वर्कर कह रहे हम तो 3 ही बनाएंगे, देखते 3 कैसे बनवा रहे हैं। अगर उनका कंबाइंड नहीं है तो फिर वो कंपनी प्रॉफिट में नहीं जाएगी।
और प्रॉफिट में जाएगी तो उसका शेयर वो अपने वर्कर्स को देगा, कहेगा ठीक है इस दिवाली बोनस है। तुमने चाइना में सुना है, वो कहता है आओ इस कमरे में जितने नोट उठा के ले जा सकते हो एक बार में उठा के ले जाओ, यही तुम्हारा बोनस है। इतना दिलदार कंपनी का आदमी है वो। जब बुलाता है, जब उनके आइस फेस्टिवल होता है तब लोग गड्डी गड्डी उठा के ले जाते, देख लेना यूट्यूब। चाइना का भी द मोस्ट जेनरस कंपनी हु गिव्स प्रॉफिट, इतने ढेर ढेर उठा के ले जाते। तो वो जरा नोट करो, ह्यूमन कैपिटल refers to skill, knowledge, health. सोनल को सब मालूम है, refers to Skill, skill। knowledge and health. अभी ये भी इतना जानता है, नॉलेज, और इसके अलावा And experience. एंड एक्सपीरियंस, Experience. एक्सपीरियंस भी चाहिए, और साथ में एंड हेल्थ ऑफ, क्या स्वस्थ होना चाहिए उनको, हाँ. हेल्थ ऑफ वर्कर्स या एम्प्लॉइज। ठीक है, अब ये सारी चीजें हैं, ये ह्यूमन कैपिटल है। सो इफ these all properties, if these all features किसी में है, features are present in workers, आप अपने वर्कर्स को ये करो वर्कर्स, then that company, वो कंपनी क्या करेगी, Profit. यस, मेक्स प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड, और क्या करेगी, सुपरसीड्स अदर, दूसरे को क्या कर लेगी, पीछे छोड़ देगी, उनको एंड उनसे आगे बढ़ सुपर जाएगी. सीड या लीव बिहाइंड अदर्स। तो इसलिए किसका ज्यादा रोल है बताओ, these can add additional value to the products and the cost of product in the market is highest। तुम सबसे अच्छी चीज बनाओगे, तुम्हारे प्रोडक्ट मुंह मांगी था। जब मणिपुर का नहीं तुमने कैसे सुना, कैसे वो ऑर्गेनिक खेती करते हैं, वो सिक्किम का था. सिक्किम का था, तो सिक्किम में ऐसा हुआ था। सो 100% organic state. in this case this adds value to the product, this adds Profit and product. supersede other, दूसरे को पीछा छोड़ देंगे, and this adds value to products, प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड हो जाएगी, एंड प्रोडक्ट ये सेल्स एट कॉस्टलीस्ट प्राइस, हाईएस्ट प्राइस, एंड प्रोडक्ट सेल्स at the highest price. एट हाईएस्ट Price. तो इस तरीके से आपको ह्यूमन का पता चल गया। ठीक है, बाकी इस चैप्टर के और क्वेश्चन आप लोग खुद कर लीजिए।